हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई साइंस का पेपर सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया है। आज हम लोग पेपर नंबर 4 सेक्शन बी करने जा रहे हैं। तो सेक्शन बी पेपर नंबर 4 ऑफ साइंस, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भाई समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, आंसर्स प्रॉपर हैं? आप कमेंट जरूर कीजिए, सही गलत सब कुछ कमेंट कीजिए, सो एटलीस्ट वी कैन गेट टू इट। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट एब्जॉर्ब करना, ठीक है, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट रिलीज करना। सिंपल फॉर्म में तो यही बात है, हीट रिलीज एंड एब्जॉर्ब। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग एक्चुअली एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, a reaction in which the reactants absorb heat energy to form surroundings to form product। मतलब सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेके नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। ऑब्वियस सी बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि मैंने बताया। Melting ice, evaporation, cooking, gas molecules, and photosynthesis are the few examples। Rusting of iron, settling, chemical bonds, explosion, nuclear fusion are few examples। ठीक है, तो ये अलग अलग जिसमें कॉम्बिनेशन है, एक्सोथर्मिक, ये सारे अलग। फ्यूजन की जगह में यहाँ पे फ्यूजन बेटर ऑप्शन रहेगा, इट विल बी फ्यूजन नॉट फिशन। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सप्लेन थर्माइट प्रोसेस विद इक्वेशन। थर्माइट प्रोसेस क्या है? वो थर्माइट प्रोसेस एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकता हूं, एक तरह से इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज हाईली एक्सोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो जब आयन ऑक्साइड, भाई आयन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो आयन जो है मोल्टन फॉर्म में मिलता है। आयन जो है मोल्टन फॉर्म, इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है। बाकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो है ही है, L2O3 तो बनता ही है। और ये मोल्टन आयन जो है रेलवे में, रेलवे ट्रैक्स में क्रैक वगैरह है उसको जोड़ने के लिए, मशीनरी पार्ट्स को जोड़ने के लिए यूज होता है। तो इक्वेशंस किस तरह से वो मैं बता देता हूँ। Thermite reaction is highly exothermic reaction in which iron oxide reacts with aluminium to produce molten iron। रिएक्शन जो है Fe2O3 प्लस 2Al gives 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की वजह से ही ये जो आयन है वो लिक्विड स्टेट लिखा हुआ है, लिक्विड मोल्टन फॉर्म। The thermite reaction is used to join railway tracks or crack machinery parts। The process is called thermite welding। इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? राइट, वेल्ड। गिव डिफरेंस बिटवीन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। तो पहले अगर देखें तो आर्ट्रियम्स जो है अपर चेंबर है, सारे के सारे अपर चेंबर, दोनों चेंबर, मतलब सारे तो क्या, ये दो है अपर चेंबर्स। और वेंट्रिकल्स जो हो जाते हैं लोअर चेंबर्स, ठीक है। अब आर्ट्रियम जो है थिन वॉल होता है, उनका वॉल थिन होते हैं, ठीक है। और वेंट्रिकल्स जो है थिक वॉल, थिक वॉल। देन आर्ट्रियम जो है सारे के सारे ब्लड, जो भी दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं वहां से ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो ये कलेक्टिंग चेंबर हो गया, कलेक्टिंग चेंबर। और ये जो है वेंट्रिकल्स जो है वो बोल सकते हैं एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर, वो सब जगह देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे बॉडी पार्ट्स को, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस है। आर्टरी आर द अपर चेंबर्स ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकल्स आर द लोअर चेंबर्स ऑफ द हार्ट। आर्टरी आर थिन वॉल्स, वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्स। आर्टरी आर रिसीविंग चेंबर्स, वेंट्रिकल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। You can mention, you can give this 3 different points। Then name the asexual reproduction method। देखो asexual reproduction method में आ जाता है fission आता है, fragmentation आता है, फ्रेगमेंटेशन आता है, रीजनरेशन आता है। रीजनरेशन देखो, फ्यूजन में एक सेल जो है मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स में कट करते हैं तो वो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है। रीजनरेशन में बाई चांस किसी रीजन से
मैच्योरिटी पे देखो, फ्रेगमेंटेशन में मैच्योरिटी पे कट होता है ऑटोमेटिक, बट रीजनरेशन में बाई चांस कट हो जाता है तो हो जाता है। देन बर्डिंग है, बर्ड की वजह से ग्रो होता है। देन स्पोर फॉर्मेशन आता है, स्पोर फॉर्मेशन। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका नेम यहाँ पे देखो, सिर्फ नेम लिखने को बोला तो हम लोग ने नेम ही मेंशन किए, बाकी और कुछ किया नहीं है, जस्ट वी हैव मेंशन द नेम्स। फिजन में आप बाइनरी और मल्टीपल फिजन दोनों के बारे में लिख सकते हो, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। नेम मेंशन करने का था तो नेम हमने मेंशन कर। नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म शोन इन ए एंड बी। देखो ए जो है वो तो हाइड्रा है, दिख रहा है क्लियरली। ये जो है स्पोर फॉर्मेशन जो हो रहा है दैट इज, इसको राइजोपस बैक्टीरिया बोल सकते हो, राइजोपस बोल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज राइजोपस। गिव नेम ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन सीन बोथ। तो इसमें बडिंग हो रहा है, हाइड्रा में बडिंग और इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, तो इट्स टाइप्स। तो ये सारे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट A is Hydra, B is Rhizopus. Second, budding in Hydra and spore formation in Rhizopus are both come under asexual, and both come under asexual mode of reproduction. दोनों के दोनों asexual mode of reproduction। तो टाइप बोला है तो इसलिए हमने चेंज कर दिया। इसमें आ रहा है, आंसर्स दिए हुए हैं आपको, अच्छे से बस लर्न करना है और कुछ नहीं। Give scientific reason rainbow is visible in the sky only after rain shower। भाई रेन शावर नहीं होगा, बारिश ही नहीं गिरेगी तो रेनबो दिखने का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश की जो बूंद होती है, एक बारिश की बूंद मान लो जैसे कि बारिश की एक छोटी सी बूंद है, वहीं पे लाइट स्ट्राइक होती है तो वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर जाके हमको रेनबो दिखाई देता है। जो भी रेनबो के 7 कलर्स है तो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे rainbow is visible in the sky only after rain shower because after rain shower the raindrops are suspended in air। raindrops जो है air में रहते हैं, and when ray of light enters this drop, the drop acts as a prism and splits into the component color as the dispersion takes place which forms the rain। और उसी की वजह से भाई पानी नहीं है, पानी की बूंद नहीं है, तो डिस्पर्जन कैसे होगा, एक्ट कैसे करेगा प्रिज्म की तरह, तो इसीलिए रेन शावर के बाद ही होता है। तो वो चीज प्रो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, तो इलेक्ट्रिक सेल, तो यहाँ पे सेल बोला है, बैटरी नहीं, इसलिए एक सेल ही बताना है। बैटरी बोली होती तो हमें फिर 2-3 सेल्स। देन रेजिस्टर्स, तो रेजिस्टर तो ये होता है, देखो वेरिएबल रेजिस्टर लिखा होता तो अलग, ये सिर्फ सिंपल नॉर्मल रेजिस्टर। एम मीटर, तो एम मीटर के लिए ए और प्लस माइनस दैट इज ए। वायर जॉइंट, तो ये आपका वायर जॉइंट वैसे ये हुआ है बट स्टिल ठीक है। बैटरी अगर होता तो ये चीज याद रखना कि एक से ज्यादा सेल्स बना, मतलब मल्टीपल सेल्स हो जाते, तो ये बैटरी हो गई भाई, एक से ज्यादा है तो बैटरी। ठीक है, तो यू कैन कनेक्ट बैटरीज को इस तरह से आप शो कर सकते। और वेरिएबल रेजिस्टर होता, वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम लोग एरो इस तरह से शो कर देते, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट, एक करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर फ्रॉम अ सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड V is given 60, हाउ मच करंट विल बी द हीटर ड्रॉन इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। देखो पहले रेजिस्टेंस फाइंड करो, रेजिस्टेंस आपका हो जाता है V/I। तो क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, 15 ओम रेजिस्टेंस है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है तो करंट कितना होगा, तो I इक्वल्स टू V/R। नाउ V डैश जो है 120 है, 120 वोल्ट, यहाँ पे V डैश ले लूं तो V डैश 120/15 अगर मैं करता हूं तो 8 एम्पियर हो जाएगा, करंट विल बी, तो डबल, ऑलमोस्ट विल बी डबल। समझ में आ रहा है? देखो हीटर रेजिस्टेंस हमको 15 ओम मिला, चेंज V दैट इज V डैश इक्वल्स टू 120 वोल्ट, तो I करंट चेंज करंट I डैश इक्वल्स टू V डैश अपॉन R, तो दैट इज 8 एम्पियर। So since R remains the same, by doubling the voltage from 60 to 120, the current also doubles, that is becomes 8 ampere। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वही सेम हीटर यूज कर रहे तो रेजिस्टेंस नहीं बदले। स्टेट द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत सारे यूजेस है इलेक्ट्रोमैग्नेट के, आप जेसीबीज वगैरह में भी देख सकते हो, हैवी लोड ऑब्जेक्ट करने के लिए, मशीनरी पार्ट्स को लिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, रेडियो में यूज होता है, मोटर्स में यूज होता है,
generators, motors, transformers, electric buzzers and bells, headphones and loudspeakers, relays and valves, data storage device like VCRs, tapes, recorders, hard disks, etc., induction cooker, magnetic locks, MRI machines, बहुत सारी जगह है. कोई भी जितने भी एग्जांपल्स आपको लगते हैं आप दे सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम. देखो डिकम्पोजर का काम क्या है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ एनवायरमेंट क्लीनिंग का है. डिकम्पोजर जो है एनवायरमेंट क्लीन करते हैं. एनवायरमेंट क्लीनिंग कैसे, तो जो भी डेड रिमेन्स हैं, प्लांट्स के हैं, एनिमल्स के हैं, डेड रिमेन्स, उनको वो लोग धीमे धीमे डिकम्पोज करके नाइट्रेट्स जो भी है उनको नाइट्रेट्स में करके सॉइल में मिक्स कर देते. इसकी वजह से जो बैड स्मेल है, बैड जो भी बदबू वगैरह आ रही है, जो डेड बॉडीज है, सारे के सारे मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं टोटली इन सॉइल, विद इन सॉइल. दैट इज एनवायरमेंट क्लीनर के तौर पे आप उनको देख सकते हो. So decomposers in ecosystem acts as an environmental cleaner by decaying dead plants and animals. They aid in the recycling of nutrients. They make room for new life in the biosphere by decaying the dead. Dead को भाई देखो बदबू फैलती रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बदबू वगैरह पहले डिकम्पोज हो जाए, धीमे धीमे प्लांट्स जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट सॉइल में ही चले जाते हैं, तो वहां पे प्लांट्स भी ग्रो हो सकते हैं जो आगे काम आने वाले. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फूड चेन. फूड चेन क्या है, तो एक लीनियर सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के लिए डिपेंडेंट रहता है. लीनियर सीक्वेंस, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले ले तो ग्रास है, ग्रास के ऊपर डिपेंड होता है ग्रास ओपर. ठीक है, ग्रास ओपर ग्रास के ऊपर डिपेंड होता है. फिर उसको फ्रॉग या स्नेक ले लो, फ्रॉग खा जाएगा, फ्रॉग को स्नेक खा जाएगा और स्नेक को ईगल खा जाएगी. तो ये एक तरह से लीनियर चेन बना रहा है, फूड चेन बना रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. The food chain is a linear sequence of organisms when nutrients and energy is transferred from one organism to the other. This occurs when one organism consumes the another organism. It begins with the producer organism, follows the chain and ends with the decomposer organism. Obviously बात है producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer and decomposers. Grass, grasshopper, frog, snake, eagle. इस तरह से अलग अलग जो है फूड चेन के लेवल्स बोल सकता हूं जो कंज्यूम करते हैं. It is from the diagram of the internal structure of heart given below, name the part A. A तो आपका हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है. B हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल. देन C आपका हो गया एक तरह से मैं बोल सकता हूं पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी है जो यू बोल सकता हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाता है. और ई आपका हो गया राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रिया, राइट आर्ट्रियम. यहाँ पे हम लोग देखें तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, राइट आर्ट्रियम, अदर थिंग्स. A straight current carrying conductor is placed in a magnetic field such that its length is perpendicular to the direction of the magnetic field. Name the rule and the rule for finding the direction of force. नेम तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, क्योंकि आपको भी पता है इस तरह से पूरा है मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो ये आपका फोर्स. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ 4 फिंगर. ये आ जाएगी आपकी मिडल फिंगर, ठीक है, मिडल फिंगर, और ये आपका थंब. तो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और द थ्रस्ट ऑफ द कंडक्टर. इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. 4 फिंगर, फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर बोला है तो इंडेक्स फिंगर. तो दिस इज व्हाट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज, जो आपको फोर्स पता करने में हेल्प करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर नंबर 4 सेक्शन बी. थैंक यू वेरी मच. इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें भाई. जो भी चीजें चाहिए नेक्स्ट ये डाल दो वो डाल दो, वो सारी चीज कमेंट करते रहें ताकि आप हम
हम आपको प्रोवाइड करते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।